हेलो फ्रेंड्स, गियर अप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहले के वीडियो में इतिहास से संबंधित झारखंड के कुछ प्रश्नों को देखे थे, उनको सॉल्व करने का प्रयास किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और अपने ज्ञान का परीक्षण और उसको जाँच करने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। और इसी क्रम में जो आपके सामने में पहला प्रश्न है वो है, झारखंड के किस जिले में जीवाश्म पार्क का विकास किया गया है? जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़। इसका आंसर होगा साहेबगंज। यदि आप देखें झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है जो डिस्ट्रिक्ट्स, ये है साहेबगंज ज़िला और ये झारखंड का सबसे उत्तरी ज़िला है। और यहीं पर आपको जीवाश्म पार्क दिखेगा और इस जीवाश्म जो फॉसिल पार्क है इसका डेवलपमेंट नेचर क्लब के द्वारा किया जा रहा है। इसे बीरबल साहनी पार्क भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक विस्तृत है? लावालौंग अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य, उधवा जल पक्षी अभयारण्य, दालमा अभयारण्य। इस प्रश्न का आंसर होगा ए, लावालौंग अभयारण्य। यदि आप लोग देखें झारखंड में लावालौंग अभयारण्य तो यह चतरा ज़िले में पाई जाती है। किस ज़िले में? चतरा ज़िले में। और यह जिस चीज़ के लिए फेमस है वो बाघ है। आप लोग इस मानचित्र में देख रहे होंगे, टाइगर का पिक्स यहाँ पर लगाए हुए हैं और ये टाइगर ही लावालौंग अभयारण्य का मुख्य पशु है। ये कई बार पूछा भी जाता है। लावालौंग अभयारण्य के साथ जो अन्य ऑप्शंस भी है, हजारीबाग अभयारण्य, यह हजारीबाग ज़िले में ही है। उधवा जल पक्षी विहार जो है ये झारखंड के साहिबगंज ज़िले में ही है। दालमा अभयारण्य जो है ये पलामू ज़िले में है। इसको इंडिविजुअली भी किस स्थान पर है, कौन से पशु के कारण से ये अभयारण्य सब फेमस है और इसका स्थापना वर्ष कब है, इन सारे तमाम तथ्यों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। फिलहाल इस प्रश्न के डिमांड में है कि सबसे बड़ा अभयारण्य कौन है, तो वो है लावालौंग अभयारण्य। ध्यान रखने वाली बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लिखित में से कौन सा पक्षी विहार नहीं है? तेलिया अभयारण्य, इचागढ़ अभयारण्य, तेनूघाट अभयारण्य, पलामू अभयारण्य। यदि आप लोग देखें बर्ड सेंचुरी के बारे में यह प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर है कि कौन सा नहीं है। प्रश्न का डिमांड है कि पक्षी विहार नहीं है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न की प्रकृति काफ़ी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और इसमें यदि हम लोग देखें तेलिया पक्षी वन विहार जो है वो कोडरमा में पाया जाता है, ये पक्षी विहार है। जो ईचागढ़ पक्षी विहार है ये सरायकेला खरसावां में है, ये भी पक्षी विहार है। तेनूघाट भी पक्षी विहार है जो बोकारो ज़िले में पाई जाती है। यदि हम लोग पलामू ज़िले को देखें, पलामू अभयारण्य को देखें, तो यह पलामू अभयारण्य टाइगर के लिए फेमस है, ये पक्षी विहार नहीं है। और जो यहाँ पर प्रश्न की डिमांड है कि नहीं है, उसके तहत में जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो डी होगा, पलामू अभयारण्य। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठारी भाग के हिस्से के मैदानी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है। किस पठारी भाग का हिस्सा है जिसको 24 का मैदान कहा जाता है, या किस भाग में यह है? रांची के पठारी भाग को, हजारीबाग के पठारी भाग को, राजमहल की पहाड़ियों को, दामोदर घाटी प्रदेश को। यदि आप इन सारे तमाम ऑप्शंस को देखें तो साफ है इसका आंसर जो होगा वो रांची के पठारी भाग में होगा। यदि हम पठारी भाग पाट क्षेत्र के बारे में आप लोगों को बताए थे, उसको यदि ध्यान में होगा तो इस स्थान पर जो एरिया आप देख रहे हैं, इस स्थान पर का ही एरिया को पाट क्षेत्र कहा जाता है। और इसी पाट क्षेत्र में जो लोहरदगा, गुमला जिला और जो कुछ लातेहार जिला का भाग है और रांची जिले के पश्चिमी भाग में अवस्थित यह पाट क्षेत्र है। और इसी क्षेत्रों में 24 का मैदान पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखने वाली बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में प्रवाहित होने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्रों में विभक्त किया गया है? 3, 5, 4, 6। प्रश्न का डिमांड में ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। यदि आप लोग झारखंड के मैप को देखें तो इस झारखंड के मैप में आपको ड्रेनेज सिस्टम, इसका मतलब हो गया कि एक बड़ी नदी और उनसे जुड़ी हुई छोटी नदियों का जो एक तंत्र डेवलप हुआ है, उन सारे तंत्र को ही अपवाह तंत्र कहा जाता है।
यदि आप स्वर्ण रेखा नदी का अपवाह तंत्र देखें तो इस एरिया में एक अपवाह तंत्र मिलेगा। दूसरा अपवाह तंत्र शंख और दक्षिणी कोयल का इस एरिया में मिलेगा। तीसरा उत्तरी कोयल का अपवाह तंत्र इस एरिया में मिलेगा। बीचों बीच में एक अपवाह तंत्र दामोदर नदी का अपवाह तंत्र मिलेगा और एक सेपरेट अपवाह तंत्र आपको यहाँ पर मिलेगा। यदि आप देखें तो झारखंड में कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 5 अपवाह तंत्रों की बात होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो डिमांड है कि झारखंड में कितने अपवाह तंत्र में विभक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा 5 अपवाह तंत्रों में विभक्त किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं झारखंड में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बराकर, अजय, स्वर्णरेखा, दामोदर। इस प्रश्न का आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी, जो सीधे जाकर के स्वतंत्र रूप से बिना किसी बड़ी नदी में मिले हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल को विसर्जित करती है। यदि आप इस नदी को देखें झारखंड में, तो इस स्थान पर नगरी रांची जिला के पास से यह प्रारंभ होकर बंगाल से गुजरते हुए झारखंड पुनः प्रवेश करती है और इस तरीके से फिर यह बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गुजर जाती है। अदरवाइज यदि सारे प्रश्न देखें, बराकर नदी ये दामोदर नदी में अपना जल विसर्जित करती है, जो पुनः गंगा नदी में विसर्जित करके बंगाल की खाड़ी तक जाती है। अजय नदी भी हुगली नदी में अपना जल विसर्जित करती है। दामोदर नदी भी हुगली नदी में अपना जल विसर्जित करती है, परंतु स्वर्णरेखा नदी बिना किसी बड़ी नदी में जल विसर्जित किए सीधे यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में प्रवाहित होने वाली जलवायु की प्रकृति क्या है? यति उष्ण, मानसूनी, उष्ण मानसूनी, अति आर्द्र। इस प्रश्न का आंसर होगा उष्ण मानसूनी। यदि झारखंड को हम लोग देखें और सूर्य की स्थिति को देखें, ग्लोब के स्थिति को देखें, तो 0 डिग्री और यहाँ कर्क रेखा के ही पोजीशन पर यहाँ पर झारखंड की अवस्थिति पाई जाती है। और जब सूर्य का उत्तरायण होता है यानी कि उत्तर की ओर शिफ्टिंग होती है, तो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होने के कारण से बहुत अधिक यहाँ पर गर्मी पड़ती है और यहाँ पर की जो मौसम रहती है वो ग्रीष्म ऋतु रहती है। लेकिन जब यही सूर्य मकर रेखा की तरफ में शिफ्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन पर झारखंड के क्षेत्रों में यानी कि भारतीय प्रदेशों में काफ़ी कड़क की ठंडी पड़ती है। कहने का मतलब है कि भारत के जो प्रदेश है वह उष्ण और शीत दोनों प्रकार के तापमान का अनुभव करता है और यहाँ पर मानसूनी रूप से किसी खास महीने में काफ़ी तीव्र वर्षा भी होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत की और उसमें से झारखंड की जो जलवायु की प्रकृति है वो उष्ण मानसूनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। कॉपेन के अनुसार झारखंड के अधिकांश भाग की जलवायु किस प्रकार की है? CAW, AW, CWG, CWG एवं CW। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा CWG एवं CW। मैंने क्लियर रूप से इसको अपने वीडियो में, मानसून के वीडियो में इसको बताया है कि C क्या है, W क्या है, G क्या है, और इन सारे टर्मों से झारखंड के किस तरीके से बारिश का मौसम यहाँ के क्लाइमेट को फॉर्म करने में कौन कौन से कारकों का योगदान दिया है और किस किस कैटेगरी में कॉपेन ने पूरे विश्व के मॉनसून को डिफाइन किया है, और इन सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कट बताए हैं। फिलहाल यदि हम लोग देखें, कॉपेन एक मौसम वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे विश्व के मॉनसून को अपने एक गणितीय रूप से निर्धारित करने का प्रयास किया था, जिनमें से यदि देखें झारखंड के अधिकांश भाग का, तो उसने CWG एवं CW के वर्ग में रखा है। इस तरह का प्रश्न की प्रकृति ऑलरेडी BPSC की में पूछे जा चुके हैं, उस दृष्टिकोण से झारखंड में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नथवेट के अनुसार झारखंड के अधिकांश भाग की जलवायु किस प्रकार की है? CA-W, BA-W, DA-W, BB-W। तो इसका प्रश्न का आंसर होगा CA-W। पिछली प्रकृति का ही प्रश्न है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवार्था के अनुसार झारखंड के अधिकांश भाग की जलवायु किस प्रकार की है? CAW, AW, CWG, CAW एवं AW। इसका आंसर होगा CAW एवं AW। तो इस काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं और टेक्निकल प्रश्न भी है। झारखंड में अधिकतर वर्षा किससे प्राप्त होता है? अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, चक्रवात से, भूमध्य सागर से। यदि हम देखें झारखंड को प्राप्त होने वाले बारिश के बारे में, तो अरब सागर से भी यह बारिश प्राप्त करती है, बंगाल की खाड़ी से भी बारिश प्राप्त करती है और चक्रवातीय घटनाओं से भी झारखंड में बारिश होती है और भूमध्य सागर से भी बारिश होती है। लेकिन प्रश्न कहती है अधिकतर वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो इसमें से जो सबसे अधिक बारिश होती है झारखंड में वो है बंगाल की खाड़ी की ओर से। यदि आप देखें यहाँ से जो बारिश की जो मौसम होती है वो बंगाल की खाड़ी ये है और इधर से गुजरने वाली मानसूनी हवाओं का प्रभाव झारखंड में पड़ती है और यहाँ पर अत्यधिक तीव्र गति से बारिश होती है। इसके अतिरिक्त इधर से भी जो बारिश अरब सागर से होते हुए गुजरती है वो भी कुछ साइक्लोन बनने के बाद भी जो जाती है वो भी यहाँ पर बारिश कराती है और जो भूमध्य सागर से होते हुए जो पहुँचती है वो भी बारिश कराती है। तीनों दृष्टिकोण से, चारों दृष्टिकोण से झारखंड को बारिश की प्राप्ति होती है, परंतु सबसे अधिक बारिश की प्राप्ति किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किससे प्राप्त होती है? अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, चक्रवात से, भूमध्य सागर से। तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर से। यदि आप देखें जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में आप लोगों को स्पष्ट किया कि झारखंड सभी शाखाओं से, सभी स्रोतों से बारिश को प्राप्त करती है। भूमध्य सागर की यदि अवस्थिति को आप देखें तो ये अवस्थिति है भूमध्य सागर की और यहाँ से जो मौसमी गतिविधियाँ होती है और उस मौसमी गतिविधियों के कारण से बारिश जिसको हम लोग पश्चिम दिशा से आती है और झारखंड में प्रवेश करके बारिश कराती है। दिल्ली, पंजाब, पटना, झारखंड और इन सारे तमाम बारिश के क्रम में झारखंड पर भी प्रभाव पड़ता है और इस पश्चिम दिशा से आने वाली और भारत में पड़ने वाले इस बरसात को, इस बारिश को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है। तो जो शीतकाल में जो बारिश हम लोग अनुभव करते हैं भारत में या भारत के किसी क्षेत्रों में जैसे कि झारखंड में, उसका मूल स्रोत यदि आप लोग देखें तो वो भूमध्य सागर ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के मॉनसून किस माह से लौटने लगता है? उसी प्रश्न का अगला खंड है। सितंबर के मध्य से, सितंबर के अंतिम सप्ताह से, अक्टूबर के मध्य से, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से। तो यहाँ पर जो मॉनसून लौटने की घटना होती है वो अक्टूबर के मध्य से, मिड अक्टूबर से, मिड अक्टूबर से। यदि आप लोग देखें 15 जून यानी कि मिड जून के आसपास से झारखंड में बारिश प्रवेश कर जाती है और लगभग जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक में बारिश कराने के बाद ये पुनः वापस लौटना प्रारंभ कर देती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लौटती हुई मानसून से सबसे अधिक बारिश तमिलनाडु में कराती है। और यदि हम लोग झारखंड के संबंध में देखें कि किस माह से झारखंड से या रिट्रीट ऑफ मानसून प्रारंभ हो जाती है तो वो है अक्टूबर के मिड माह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नहर दामोदर नदी से निकलती है? पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर, सकरी नहर। तो यदि हम लोग दामोदर नदी के रिस्पेक्ट में देखें तो सकरी नहर ही एक नहर है, यही इसका आंसर होगा। बाकी जो नहर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है वो बिहार से संबंधित सोन नदी से संबंधित है। जो इस स्थान पर सोन नदी का प्रवेश होती है, जो गंगा में अपना मुहाना पटना के करीब में बनाती है, तो इस बात को ध्यान में रखने वाली चीज़ है, सॉरी पटना के करीब नहीं, वो खड़गडिया के आसपास में बनाती है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ये पूर्वी कोसी नहर झारखंड से संबंधित नहीं है, पश्चिमी भी नहीं है और राजपुर भी झारखंड से संबंधित नहर नहीं है। केवल एक झारखंड से संबंधित नहर है, वो है सकरी नहर। झारखंड में नहरों की बहुत कम संभावनाएं होती है जिसका प्रमुख कारण है बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ का होना। प्रश्न का आंसर जो दामोदर नदी से संबंधित एक नहर है वो है सकरी नहर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना में शामिल नहीं है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न को आंसर देने के लिए आपको स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इस प्रश्न का जो आंसर है उसमें शामिल नहीं के बारे में पूछा गया है, और यदि आप लोग देखें पहला ही ऑप्शन इसका आंसर होगा, बिहार स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना में शामिल नहीं है। क्योंकि यदि आप लोग देखें झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की या अवस्थिति के बारे में, तो यहाँ से निकलने के बाद रांची से बंगाल प्रवेश करती है और पुनः ये वापस बंगाल की खाड़ी में जाती है, जबकि झारखंड के उत्तरी भाग में यहाँ पर बिहार की अवस्थिति है। और यदि नदी यहाँ से निकलती है तो कोई संभावना ही नहीं है कि नदी घाटी परियोजना जो है वो बिहार से संबंधित है या बिहार से है। इसका आंसर आप एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते थे। बाकी झारखंड से यह शुरू होती है, फिर यह वेस्ट बंगाल में जाती है, तो ये भी करेक्ट है, और फिर यह उड़ीसा में जाती है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस परियोजना में शामिल कौन नहीं है? ये नंबर बिहार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के किसी जिले से होकर के स्वर्ण रेखा नदी नहीं बहती है? मूल रूप से क्वेश्चन का डिमांड है कि झारखंड के किस जिला से होकर के स्वर्ण रेखा नदी नहीं बहती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, खूंटी में। यदि हमने जिस प्रकार से बताया रांची से यह निकलती है, वेस्ट बंगाल प्रवेश करके से निकलती है, तो आप लोग देख सकते हैं कि खूंटी इस जिला का, इस पोर्शन पर खूंटी जिला है, तो खूंटी जिला इसमें नहीं बहती है। बाद बाकी रांची में बहती है, सरायकेला खरसावां बहती है, और पूर्वी सिंहभूम में भी बहती है। रांची, सरायकेला खरसावां एंड ईस्ट सिंहभूम प्रवाह क्षेत्र के अंदर आती है। इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो बी नंबर, खूंटी जिला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कौन शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है? रांची, खूंटी, सरायकेला, जमशेदपुर। स्पष्ट है यहाँ पर, इस स्थान पर आपको जमशेदपुर सिटी दिखेगा, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर ही है जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है, बाकी दूसरे छोटी छोटी नदियों के किनारे बसी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कौन से जिला में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करती है? रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, हजारीबाग इसका आंसर होगा जो सबसे अधिक बारिश प्राप्त करती है। जहाँ तक हमने पहले बताया था, ये एरिया सबसे ऊंची रहने के कारण सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करती है। ये एरिया जो है सबसे कम बारिश प्राप्त करती है। जिलावार यदि हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो इस जिले में है, जिसका नाम है हजारीबाग जिले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित प्रतिशत में बताना है? रांची, लातेहार, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। तो इसका स्पष्ट आंसर है बी नंबर, लातेहार, जो लातेहार जिला ये है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला न्यूनतम वन आच्छादित प्रतिशत में है? तो इसमें से पहले मैक्सिमम पूछा, अब मिनिमम। जामताड़ा, लातेहार, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। तो इसका आंसर होगा जामताड़ा। यदि आपको झारखंड की ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छी मालूम होगी, सबसे ऊंचाई पर स्थित है यहाँ पर, तो लातेहार में बहुत अत्यधिक है। और हमने सर्वाधिक वन आच्छादित एरिया में इसका नाम देखा। सरायकेला खरसावां की तरफ में भी बहुत ज़्यादा पहाड़ है जिस पर जंगलों की अधिकता है। पूर्वी सिंहभूम में भी काफ़ी अच्छे खासे जंगल पाए जाते हैं। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये नंबर, जामताड़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा भाग सबसे अधिक ऊंचा है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। यदि आप लोग देखें तो यहाँ पर पूर्वी भाग, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी में से सबसे जो ऊंचा भाग पूछा है वो है बी नंबर, पश्चिमी भाग। इधर की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई औसतन 1100 फीट के 1100 मीटर है, जबकि इधर 350, इधर 450, इधर 400 मीटर के आसपास की ऊंचा है। इस प्रश्न के डिमांड के अनुसार से सबसे अधिक ऊंचा किधर है? पश्चिमी भाग में, जहाँ पर पाट का पठार और रांची का पठार यह अवस्थित है, और नेतरहाट इसी क्षेत्र में आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम है गोंडवाना की
श्रेणी की चट्टानें, धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें, राजमहल ट्रैप चट्टानें, विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। यदि आप लोग देखें नवीनतम जो प्रश्न का डिमांड है वो है राजमहल ट्रैप। जो इस स्थान पर आप लोग देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा नवीनतम चट्टान है। सबसे ज़्यादा जो पुरानी चट्टानों की बातें यदि हम लोग करें तो यह गोंडवाना क्षेत्र या धारवाड़ क्षेत्र की चट्टानों को ही आते हैं। ग्रेनाइट और नीस चट्टानें जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का पूर्ववर्ती भाग है, सबसे पुरानी चट्टानें कही जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र नदी कौन सी है जो बरसाती नहीं है? सोन, शंख, स्वर्णरेखा, दामोदर। इसका आंसर होगा ए सोन। यदि हम इलिमिनेट करें और आंसर पता ना रहे तो दामोदर यहाँ से निकलती है, तो ये कह सकते हैं कि पठारी भागों से निकलने के कारण से यह मौसमी नदी है। इसमें सालों भर बरसात के कारण ही पानी होती है, तो यह बरसाती नदी है। तो दामोदर बरसाती नदी है। स्वर्ण रेखा भी इसी तरह से बरसाती नदी है, पठारी क्षेत्रों से निकलती है। और शंख भी इसी तरह से पठारी क्षेत्रों से निकलने के कारण से यह बरसाती नदी है। ये इसमें बारिश के मौसम में उफान लिए हुए पानी को चलती है और बाकी ग्रीष्मकालीन में यह अपने जल को सुखा लेती है। ये इसकी जल सूख जाती है जिसके कारण से यह 12 माह पानी इसमें नहीं रहती है। इसका इस प्रकार से आंसर होगा सोन, ए नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का पाट क्षेत्र किस तरह की आकृति है? जलोढ़ पंख का क्षेत्र, बाढ़ की विशेष आकृति, दलदली भाग का क्षेत्र, सपाट चोटी का क्षेत्र। तो इसका आंसर यदि हम लोग इलिमिनेट करें तो जलोढ़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि पाट एरिया जो है काफ़ी ऊंचा है, चट्टानी भाग है, तो जलोढ़ नहीं है। काफ़ी ऊंचाई में है, ऊंचाई नीचाई को लिया हुआ है, तो बाढ़ भी नहीं आ सकती। दलदली भी स्वाभाविक है, चट्टानों के एरिया में नहीं हो सकता एक पूरा एरिया, तो सपाट ही एक आंसर बन जाती है। तो डी नंबर इसका आंसर होगा। पाट वर्ड में ही देखो सपाट छुपा हुआ है। सपाट मतलब बिल्कुल समतल, टेबल लैंड की तरह प्रतीत होने वाला एरिया, जिसको ज्योग्राफी के शब्दों में मेसा एरिया भी कहते हैं। तो पाट किस तरह की आकृति है? सपाट तरह की आकृति है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में जूट के समान उत्पादित होने वाली रेशे फसल कौन सी है? मेस्टा, मेस्टा, पटसन, सनई, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मेस्टा, ए नंबर। मेस्टा जूट का ही समान एक उत्पादित होने वाली रेशेदार फसल है, जिनको मुख्यतः झारखंड की यदि हम लोग देखें तो ये पूर्वी सिंहभूम के जिलों में, ढलबुमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बहुत आयात में उगाई जाती है। और यह महिलाएं काफ़ी इसमें संलग्न रहती है और एक अच्छा उदाहरण है कुटीर उद्योग का। और घर में इस चीज़ को गृह उद्योग के रूप में महिलाओं को एंगेज करने और महिला सशक्तिकरण में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यदि आपको पूछा जाए किस जिले में है इस तरह की जो मेस्टा का प्रोडक्शन करता है, वो पूर्वी सिंहभूम जिले में है और यह जूट के समान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में पाई जाने वाली सबसे अधिक मिट्टी का प्रकार है? यदि आप पूरा झारखंड को देखें, अप्रोक्स 90% यदि आप लोग सॉयल को झारखंड का देखें तो 90% सॉयल आपको लाल मिलेंगे। तो झारखंड की जो ज़्यादातर मिट्टी है वो रेड टाइप की है, इसलिए इसका आंसर होगा ये नंबर, लाल टाइप का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कौन सा फसल सबसे अधिक उगाया जाता है? रबी फसल, भदई फसल, जायद फसल, अग्नि फसल। तो इसका आंसर होगा ये नंबर, रबी फसल, जिनमें से धान का प्रोडक्शन किया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा अधिक प्रोडक्शन झारखंड में होती है, ना कि भदई फसल की, जायद फसल की, अग्नि फसल की। रबी और खरीफ के बीच में जो गर्मा फसल होता है उसी को हम लोग जायद फसल कहते हैं, जिनमें से हम लोग कह सकते हैं खीरा, ककड़ी, तारबूज, खरबूज, इस तरह की फसलों को उगाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कौन सा जिला में मड़ुआ सबसे अधिक उगाया जाता है? रांची, बोकारो, देवघर, हजारीबाग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रांची ज़िले में। मड़ुआ फसल के बारे में यदि हम लोग देखें तो इसे चावल का सब्स्टिट्यूट माना जाता था। जब भारत में या विशेषकर झारखंड में धान का प्रोडक्शन काफ़ी बहुतायत में नहीं होती थी, एक प्रॉपर अमाउंट मतलब वेट में नहीं होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा क्वांटिटी में नहीं होती थी, तो उस कंडीशन में
चावल के स्थान पर लोग मड़ुआ का ही सेवन करके गुजारा बसर करते थे। वर्तमान में यदि मड़ुआ फसल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन झारखंड में देखें तो वो किस जिला में है? रांची जिला में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर है वो कहाँ पर है झारखंड में? रांची, बोकारो, देवघर, हजारीबाग। तो इसका आंसर होगा ये रांची में। यहाँ पर रांची में ही स्वर्ण रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर है, ना कि बोकारो, देवघर और हजारीबाग में। यदि हम स्वर्ण रेखा के नाम से ही यदि देखें तो बोकारो जिला से भी कोई संबंध नहीं है, देवघर जिला से भी कोई संबंध नहीं है, हजारीबाग जिला से भी कोई संबंध नहीं है। यदि आपको रटा हुआ यह नहीं है कि जल विद्युत केंद्र कहाँ, यदि स्वर्ण रेखा रिवर का लोकेशन ही केवल मालूम है तो आप लोग क्वेश्चन के आंसर को इलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, भारत का रूर किस राज्य को कहा जाता है? बहुत सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप लोग जवाब देंगे। मैपिंग में मैंने झारखंड को स्पेसिफाई नहीं किया है, सारे राज्यों के बीच में एक राज्य है झारखंड, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसको भारत का रूर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, झारखंड। भारत का रूर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कहानी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूगर्भिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण से छोटा नागपुर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन से संपन्न क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र में अवस्थित झारखंड राज्य को भारत का रूर कहा जाता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा फर्स्ट 30 क्वेश्चंस को जो ज्योग्राफी से संबंधित था। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी सफलता के लिए एक कदम चलते रहिए, मैं आप लोगों के साथ में रहूँगा। बहुत मुझे दुख होता है जब वीडियो की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी और मैं काफ़ी परेशान था। मैं बिल्कुल अल्टरनेट के तलाश में था और हमें उम्मीद है कि आप लोगों की उम्मीद के अनुसार से यह वीडियो साबित होगी। कैसा लगा वीडियो और कितना आप लोगों ने अपने आप का टेस्ट कर पाया, जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगा। अंत में आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।